हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ पुनीत पांडे वैद आईसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स का इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि इस बार के जो प्रश्न है उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक एंड द क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीज। निम्नलिखित वृक्षों के बारे में विचार करिए। जैकफ्रूट, महुआ एंड टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज। तो इसमें से ये तीन वृक्ष दे रखे हैं, जिसमें एक है जैकफ्रूट, दूसरा है महुआ और तीसरा है टीक, यानी कटहल, महुआ और टीक। और इसमें से कौन डेसिडुअस ट्रीज है। अब जो डेसिडुअस ट्रीज होता है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दैट इज नोन एज पर्णपाती। ऐसे वृक्ष जिनके पत्ते साल के कुछ महीनों में गिर जाते हैं, जिनमें पतझड़ होता है। तो अगर हम बात करते हैं टीक, तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। महुआ ये भी डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है, यानी पर्णपाती, इसके भी पत्ते गिरते हैं। बची बात जैकफ्रूट, तो जी हां, ये भी डेसिडुअस होता है, मतलब इसके भी पत्ते साल के कुछ महीनों में टूटकर गिर जाते हैं और डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलता है। तो इसके हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज, तो निम्नलिखित में से कितने पर्णपाती वृक्ष है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑल थ्री, तीनों के तीनों जो है वो पर्णपाती वृक्ष है। द सेकेंड वन, स्टेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। मार्सुपियल उन जीवों को कहते हैं जो कि बेसिकली एक तरह के ये मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी, यानी बच्चों को क्या पिलाते हैं, मनुष्यों की तरह ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं इनके, तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं और इनके बच्चे होते हैं इमैच्योर या अपरिपक्व। और इन बच्चों को ये अपने बॉडी में ब्रूड पाउच जो होता है, एक थैली होती है, उसमें पालते हैं। तो हम लोग को सबसे फेमस जो मार्सुपियल एनिमल जिसके बारे में मुझे पता है वो कंगारू के बारे में पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मार्सुपियल जीव जो है विश्व में पाए जाते हैं। जैसे कि तस्मानियन डेविल था, दैट इज अ तस्मानियन डेविल है, शुगर ग्लाइडर है, और इस तरह के बहुत सारे जो जीव है वो विश्व के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। तो मार्सुपियल की खास बात है कि इंडिया में नहीं मिलता है। अगर हम बात करें मार्सुपियल्स की बात करें तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ेगा, पीएनजी यानी पापुआ न्यू गिनी में दिखाई पड़ेगा। आपको साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको वाले हिस्से में भी मार्सुपियल्स दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप ध्यान देखें तो इंडिया में मार्सुपियल्स एनिमल्स पाए नहीं जाते। इसका मतलब स्टेटमेंट वन जो है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर्स। तो मार्सुपियल केवल माउंटेन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ये अलग अलग, जब इतने बड़े जियोग्राफिकल एरियाज में ये पाए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जैसा ही वेजिटेशन या एक जैसा ही फॉरेस्ट यहां पर नहीं होगा। तो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट एरिया में मार्सुपियल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वेराइटीज अगर हम देखें तो इनके पास डिफरेंट तरह की वेराइटीज हैं और अलग अलग तरह के फॉरेस्ट में रहने के लिए अडेप्टेड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो हम लोग कह मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये तो मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये आपका हो गया सही। हाँ, इंडिया में ये नहीं पाए जाते, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर, यानी कि मार्सुपियल केवल माउंटेन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं जहां पर प्रीडेटर्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये भी इनका जो है स्टेटमेंट जो है दैट इज मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रीडेटर, ये जो है ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो सही बन जाएगा दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। द राइट आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। पहला कथन तो सही है, भारत में नहीं मिलता, और दूसरा कथन कि केवल माउंटेन में मिलता है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। द डेवलप्ड ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप है, जो कि ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डाटाबेस का निर्माण करता है, वह निम्नलिखित में से किन ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान से
संबंधित है? तो इसका सही जवाब है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज IUCN। ठीक है, तो इन्वेसिव स्पीशीज कैसी जातियां होती, जैसे कि एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, एक कोई जंगल है या एक कोई एरिया है, वहां कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, और ये आसानी से उग रहे। अब कोई जाति जो है बाहर से कोई नया पेड़ कहां से, किसी दूसरे देश से, विदेश से आ गया, जैसे इंडिया में आ गई थी कौन सी ग्रास, दैट वाज द कांग्रेस ग्रास, पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस कहते हैं इसको। तो ये जो नई तरह का पौधा है, ये बहुत ही ये बाकी के पौधों को क्या कर रहा है, वहां इनको नष्ट करता जा रहा है, उनको रिप्लेस करता जा रहा है, और पूरे एरिया में जहां कभी जंगल होता था अब वहां पर उगने लगी कांग्रेस ग्रास। तो इससे समस्या क्या होती है, जो लोकल प्लांट्स हैं वो समाप्त होने लगते हैं, और नॉन बेनिफिशियल या हार्मफुल जो खतरनाक किस्म की नई जाति आ गई है वो उस एरिया में डेवलप होना शुरू होती है। तो इस प्रकार की जाति को हम इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं, और इसके बारे में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर या IUCN जो है वो इस तरह का इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में वहां पर काम होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग फॉना, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए। लॉयन टिल्ड मकाक, दूसरा है मलाबार सिवेट, और तीसरा है सांबर डियर। तीन हैं आपके सामने एनिमल्स, तीन दिए गए हैं, और इनमें से हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली, सामान्यता नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। तो इनमें से ये जो तीन एनिमल्स है, इनमें से कौन सूर्यास्त के पश्चात अथवा रात्रि में ही एक्टिव होते हैं या रात्रिचर होते हैं? और इसमें से देखना है कि केवल एक है, केवल दो है, या ऑल थ्री है, या नन ऑफ द अबव है। तो लॉयन टेल्ड मकाक की बात करते हैं, ये वेस्टर्न घाट में पाए जाने वाले बंदर है, और ये पूरी तरह डाईयूर्नल है। डाईयूर्नल मतलब जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दिनचर बंदर है, तो जाहिर सी बात है रात में काम तो नहीं करेगा, एक्टिव नहीं होगा, ये दिनचर होते हैं। सांभर डियर के बारे में बात करते हैं तो ये क्रेपस्कुलर होते हैं। क्रेपस्कुलर का मतलब क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली इवनिंग, मतलब जिसको हम लोग सुबह के टाइम को हम लोग कहते हैं डॉन, और शाम का टाइम जिसको हम कहते हैं डस्क। सुबह और शाम के वक्त ये सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसका मतलब ये दिन के दो वक्त एक्टिव होता है। सुबह होने के टाइम जब सूरज पूरी तरह से चढ़ा नहीं है, अभी भी सूर्योदय की लालिमा उठी हुई है, जिसको कहते हैं डॉन का समय, उस वक्त ये एक्टिव होता है। और जब शाम होना शुरू होती है तब एक्टिव होता है। ना ये पूरी तरह से दिन में एक्टिव होता है, ना रात में। इस तरह के एनिमल्स को हम क्रेपस्कुलर कहते हैं। तो ये हो गया डायूर्नल, जिसको हम कहते हैं दिनचर। ये हो गया क्रेपस्कुलर, मतलब सुबह और शाम के समय एक्टिव हो रहने वाला। सामने इमेज में दिखाई पड़ रही है मलाबार सिवेट, और मलाबार सिवेट की इमेज और ध्यान से देखेंगे तो लगेगा इसकी फोटोग्राफ रात में ली गई है, और ये सचमुच में ये ट्रूली ये कैसी है, दैट इज अ कंप्लीटली नॉक्टर्नल एनिमल। तो जो आपका जो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा जो है हम पूरी तरह से रात में एक्टिव रहता है, उसका सही जवाब हो जाता है मलाबार सिवेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली वन, केवल एक जो है, इन तीनों में से केवल एक ही जीव ऐसा है जो रात के वक्त एक्टिव रहता है। बाकी एक तो पूर्णतः दिनचर है और एक सुबह और शाम के समय एक्टिव रहता है, यानी ना ये रात्रिचर है ना ये रात्रिचर है, केवल रात्रिचर कौन है, दैट इज मलाबार सिवेट। ठीक है, तो ओनली वन, केवल एक ही एनिमल इसमें रात के समय एक्टिव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म वैगल डांस, पूंछ हिलाकर डांस करना, फॉर अदर्स ऑफ देयर किन to indicate the direction and the distance of source of their food। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जो अपने सहयोगियों को, साथियों को, रिश्तेदारों को, सहोदरों को खाने की दूरी और खाने की दिशा, यानी कि किस डायरेक्शन में खाना मिल रहा है और खाने का डिस्टेंस कितना है, ये अपनी पूंछ हिलाकर डांस करने की तरीके से उसको बताता है। एक विशेष तरह का डांस होता है जिसके द्वारा ये बताता है। तो इसमें चार तरह के इंसेक्ट्स दिए गए हैं, कीड़े दिए गए। पहला है बटरफ्लाई, दूसरा है ड्रैगन फ्लाई, तीसरी है हनी बी, और चौथा है वास्प। ठीक है, तो इन चारों में जो इसका सही जवाब है दैट इज द हनी बी, जो मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी जो है वो अपनी पूंछ हिलाकर जो है अपने जो सहयोगी होते हैं उनको, जो अपने मधुमक्खी के छत्ते में बाकी की मधुमक्खियां हैं, उनको
खाने का सोर्स ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस के बारे में बताती है। और ये जो ये कोडेड लैंग्वेज में ये डांस करके ये जो बताती है, 2 तरह के डांस होते हैं इनके। राउंड डांस एक करती है और दूसरा होता है टेल वैगिंग डांस, ये मधुमक्खियां करती हैं। 2 प्रकार से डांस करके ये फूल, जो फूल हैं, ये जो फूड का सोर्स है उसका डायरेक्शन और उसका जो डिस्टेंस है उसके बारे में अपने बाकी के जो दोस्तों को, यानी अपने के जो छत्ते के बाकी की मधुमक्खियां, उनको कम्युनिकेट करते हैं। और इस डांस को डिकोड करने, ये जो लैंग्वेज है 20 की सीक्रेट लैंग्वेज, इसको डिकोड किया था कार्ल वन फ्रिश ने, और इस सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने किसी कीड़े की भाषा को डिकोड किया था, और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इसको माना जाता है, और इसके लिए नोबेल पुरस्कार तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ मशरूम्स या कवक या छत्रक ऐसे होते हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग या मस्तिष्क को भ्रमित करने वाले गुण होते हैं, मस्तिष्क को भ्रमित कर सकते हैं। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, कुछ मशरूम जो है वो कीड़ों इत्यादि को मार देते हैं, ठीक है। और सब मशरूम हैज बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी, यानी कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को हम लोग डिटेल करने की बात करते हैं। सब मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मशरूम सभी लोग खाते हैं, और आयुर्वेद में भी मशरूम्स के बारे में काफी ज्यादा जगह पे बताया गया कि उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया कि मशरूम में भी औषधीय गुण होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, और इसको हम गेस भी कर सकते हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। दूसरा है मस्तिष्क को कंट्रोल या शराब की तरह मस्तिष्क पे नशा कर देने की बात होती है, तो एक ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, और ये एक मशरूम क्लेविसेप परट्यूसा से बनाई जाती है। तो ये बहुत ही हेरोइन या ब्राउन शुगर की तरह बहुत ही ताकतवर नशीला पदार्थ है जो कि मशरूम के सहायता से प्राप्त किया जाता है। तो यानी कि कुछ मशरूम ऐसे होते हैं जिनसे नशीला पदार्थ बनाया जा सकता है, साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंस बनाए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, और बहुत सारे मशरूम जहरीले भी होते हैं और कीटों को मारने में सक्षम होते हैं, तो ये भी सही है। एंड सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज, मतलब अंधेरे में चमकने वाले मशरूम। तो अंधेरे में क्या कोई मशरूम चमकता है? तो हाँ, कई सारी मशरूम्स की प्रजातियां ऐसी भी होती है जो गुप्त अंधेरे में अपनी, जैसे जुगनू चमकता है वैसे ये जो प्रजातियां हैं वो अंधेरे में चमकती हैं। तो यानी कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो मुझे समझ में आ गया कि हमारे 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन स्क्विरल, भारतीय गिलहरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरो इन द ग्राउंड, भारतीय गिलहरियां जो है जमीन में छेद करके या खोद करके अपने बिल बनाती है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड, वो नट और सीड जो होते हैं, जो बीज वगैरह ये इकट्ठा करती हैं, उसको ग्राउंड्स यानी जमीन के अंदर उसको स्टोर करती है। दे आर ऑमनीवोरस, ये शाकाहारी भी होती हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, यानी कि अगर मिल जाए तो दोनों तरह का भोज्य पदार्थ शाकाहारी और मांसाहारी करने में सक्षम होती है, अर्थात ये सर्वाहारी होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड, ये बिल्कुल गलत है। ये बेसिकली ट्री ट्रंक, जो पेड़ की टहनियां वगैरह होती, तने हैं, किसी कठफोड़वा या वुड पैकर ने वहां पर छेद कर दिया, उस ऐसी जगहों पर जहां पे पेड़ के पुराने पेड़ के तनों वगैरह में जगह होती, वहां रहती है, जमीन के अंदर ये नेस्ट नहीं बनाती। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट एंड सीड इन द ग्राउंड, ये बात सही है। गिलहरी की एक खास बात होती है कि ये अपना भोजन को कई जगह गड्ढा खोद खोद के उसके अंदर अपने भोजन के पार्टिकल्स, जो नट्स वगैरह है, सीड्स वगैरह, उनको अलग अलग जगहों पे छुपा देती है, ठीक है, ताकि इसको कोई ढूंढ ना पाए। और किसी ने किसी एक सेक्शन को ढूंढ भी लिया, एक जगह पे सीड्स या नट को ढूंढ के कोई और गिलहरी खा गई,
तो उसका असर जो है बाकी की जगह का जो इसका फूड है वो उसको याद वो नष्ट ना हो जाए या उसकी चोरी ना हो। तो नुकसान कम से कम करने के लिए जमीन में अलग अलग जगहों पे गड्ढा खोदकर वहां पर अपने सीड्स और नट्स को छुपा देती है। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट कि ये जमीन के अंदर ये फूड को स्टोर करती है बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट दे आर ऑमनीवोरस, यानी कि ये सर्वाहारी होती है। तो हमें लगता है कि शाकाहारी होती हैं पूरी तरह, और हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं इसको कुछ और खाते हुए, लेकिन गिलहरियां जो है वो सर्वाहारी होती है, मतलब ये शाकाहार और मांसाहार दोनों ही कर सकती हैं। स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों का दोनों सही है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, नंबर 2 और 3। सही जवाब हो जाएगा ओनली 2, केवल इसमें से 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्मजीवी कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है, और अगर आप इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आपसे पूरा गलत होने की संभावना इसकी बनी रहेगी। तो कुछ ऐसे सूक्ष्मजीवी हैं जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जीवित रह सकते हैं। पहले इसी पॉइंट को हम लोग विचार कर लेते हैं। क्या यह बात सही है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कोई बैक्टीरिया जीवित रह सकता है या उससे ऊपर? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल सही। समंदर के अंदर कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी का तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहां पर कई सारी बैक्टीरिया की जातियां जीवित रहती हैं। अब मन में सवाल आ गया कि सर पानी का टेम्परेचर 250 डिग्री कैसे पहुंचा दिया? तो रीजन है कि समंदर जो है, समंदर के अंदर गहराई बहुत ज्यादा है और ऊपर करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पानी है, मतलब 2 किलोमीटर की गहराई में नीचे से निकल रहा है लावा तल से, और इस जगह का पानी क्या हो जाएगा? गर्म, लेकिन ये उबल नहीं पाएगा क्योंकि पानी के ऊपर जो ये पानी है इस पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। हाई प्रेशर की वजह से पानी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पानी बॉयल नहीं कर पाएगा। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? when the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, that is particular phenomena, that particular event is known as the boiling point. जब किसी तरल का वाष्प दाब, जब किसी तरल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो तरल उबलना शुरू कर देता है, चाहे वो पानी हो चाहे अल्कोहल हो। पानी के केस में क्या है, यहां पर पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद, 100 के ऊपर भी जाने के बावजूद भी पानी जो है 100 डिग्री पर उबलता नहीं। इवन आपके घर में भी पानी 100 डिग्री पर कई जगह है ऐसी जहां नहीं उबलता, जैसे आपके घर में पाया जाने वाला प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होने की वजह से पानी का टेम्परेचर जो है 100 से ऊपर चला जाता है, और इसी वजह से हाई टेम्परेचर की वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। तो पानी कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड्स कि पानी हमेशा 100 ही डिग्री पर उबलता है। ये बात तब करेक्ट है जब आप ऑन सी लेवल, समुद्र तल पर बात करें, तभी पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ऊपर जाएंगे एवरेस्ट पर तो पानी 100 डिग्री के से कम उबलने लगेगा क्योंकि वायु दाब घट जाता है, और प्रेशर कुकर में पानी जो है वो 100 डिग्री से ऊपर उबलता है। समस्या यह है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया की जातियां, उनको टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बैक्टीरिया को बेसिकली कौन मार देता है? द फिनोमिना ऑफ बॉइलिंग। अगर उबलने की जो क्रिया होती है, जब पानी में बबल्स बनते हैं, ये बैक्टीरिया को तोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों ने डॉक्टर से भी पढ़ा है या सुना है कि अगर पानी को 10 मिनट तक उबाल लिया जाए तो पीने योग्य हो जाता है, सारे के सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, पानी को हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया नहीं मरते, उबलने की प्रक्रिया की वजह से बैक्टीरिया मरते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर अगर पानी है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है और वो उबल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल इसी तरह से सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारे समुद्र में जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे ओशंस हैं। नॉर्थ पोल के पास अगर हम चले जाएं तो बहुत सारे समुद्र हैं, और उसमें गहराई में पानी जो है, जब पानी का दाब यानी कि प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे समंदर ऐसे जिनमें गहराई में पानी में का टेम्परेचर -20 -10 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहां पर भी ढेर सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया कैसे पाया जाता है? बैक्टीरिया मर जाएगा कब? जब बर्फ जमेगी। अगर हाई प्रेशर की वजह से पानी जमने से रुक जा रहा है
पानी का टेम्परेचर लगातार -20 -30 घटता जा रहा है, खाने पीने का सामान मौजूद है, तो यहां पर भी बैक्टीरिया जीवित रहेंगे। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। तीसरा स्टेटमेंट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद पीएच बिलो 3। तो बिल्कुल सही है। अगर आपका पीएच 3 से कम है, यानी कि पीएच 3 से कम है, कि एनवायरमेंट कैसा, हाईली एसिडिक, तो भी कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल, दूसरी जगह नहीं जाते हैं, हम लोग बात करते हैं स्टमक में, पेट में अल्सर होता है, पेट में हो जाता है अल्सर, और अल्सर होता है विशेष तरह के बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया की वजह से होता है। हमें पता है पेट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाईली एसिडिक, और इसका पीएच लगभग 3 से कम रहता है, हाईली एसिडिक होता है, फिर भी यहां पर पेट में बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं। तो जब पेट में पैदा हो सकते हैं तो विश्व की अनेक जगहों पर जहां पर एसिडिक एनवायरनमेंट है वहां पर भी ये पैदा हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया अबव बॉइलिंग पॉइंट पे वाले पानी में भी रह सकता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वाले पानी में भी रह सकता है, और बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट है वहां पर भी बैक्टीरिया थ्राइव कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका वो सही होगा। और बाकी जो है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो विच वन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स टूल विद स्टिक। टूल, कौन सा ऐसा जीव है जो औजार बना लेता है विद अ स्टिक, एक लकड़ी के द्वारा, टू स्क्रैप इंसेक्ट, इंसेक्ट को उनके जो बिल है उससे निकालने के लिए, फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और ए लॉग ऑफ वुड। तो नॉर्मली ट्री या लॉग ऑफ वुड, यानी कि पुराने सड़ते हुए जो लकड़ी का कुंदा पड़ा हुआ उसमें दीमक होते हैं, और इसमें से कौन सा जीव ऐसा है जो कि एक लकड़ी की डंडी लेकर के उसके अंदर डाल के उसमें जो दीमक चढ़ जाते हैं या चिपक जाते हैं उसको निकाल के खा लेता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, फिशिंग कैट, ओरेंगुटान, ऑटर और स्लॉथ बियर। ठीक है, ऑटर यानी कि उदबिलाव, ओरेंगुटान एक तरह का बंदर होता है, फिशिंग कैट नाम से ही स्पष्ट है एक तरह की बिल्ली है, स्लॉथ बियर एक तरह का बियर ही हो गया। तो इसमें अगर आप लोगों ने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा, एनिमल प्लेनेट अगर आप देखने के शौकीन होंगे तो आपने ये सीन जरूर देखा होगा। और ये जो जीव है इसका नाम है ओरेंगुटान। और ओरेंगुटान क्या करता है, एक लकड़ी ले लेता है और लकड़ी से, जैसे कि दीमक का छत्ता है तो उसके अंदर जो लकड़ी डालकर उस लकड़ी पर दीमक जो है वो चिपक जाते हैं और ये निकालकर उनको खा लेता है। या फिर जैसे कि कहीं जमीन में, इस इमेज में आप देख रहे हैं शहद, तो ये जो लकड़ी का यूज किसकी तरह ये कर रहा है, इट इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्टिक एज अ टूल। और यहां पर ये शहद को इस लकड़ी की सहायता से अंदर से डिप कर निकाल कर यूज कर रहा है या खाने के प्रयास कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा, द राइट आंसर बिकम्स ओरंगुटान। ठीक है, तो सही जवाब है इसका ओरंगुटान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। एरोसॉल, फोम एजेंट्स, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट्स। फायर रिटार्डेंट मतलब ऐसे केमिकल जो आग को धीमा कर देते हैं या बंद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज। हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसी से मिलता जुलता केमिकल है HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जिससे HCFC का प्रयोग होता है, तो सही जवाब है चारों में ही HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑल 4, सभी के चारों में HCFC का प्रयोग होता है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसको बनाने में HCFC का प्रयोग ना हो। नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो कार्बन मार्केट्स जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए एक अच्छा हथियार साबित हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। तो कार्बन मार्केट जो रिसोर्स हैं, रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को ट्रांसफर करते हैं, राज्य को ट्रांसफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, इसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कार्बन मार्केट क्या होता है। तो कार्बन मार्केट की में क्या होता है कि सारे के सारे, जब से हमारी अलग अलग तरह की प्रोटोकॉल संधियां हो गई हैं, तो हर एक जो आप कह सकते हैं जो फैक्ट्री है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
उस पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एमिशन को कम करने का दबाव बना हुआ है। सबके लिए नॉर्म्स फिक्स कर दिए गए कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन आप इसे ज्यादा आपको नहीं करना। अब मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का नाम है बी, फैक्ट्री बी। इसका जो टारगेट था, इससे उस मान लीजिए इसको 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड एक साल रिलीज करनी थी, लेकिन इसने कुल कितनी रिलीज करी? 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज की। कैसे रिलीज की? अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए इसने सोलर पावर का यूज किया। तो इसने कोयला ना जलाकर सोलर पावर से बिजली बनाई और 200 टन की जगह इसने 100 टन ही रिलीज किया। मतलब इसने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने की बचत की। तो ये जो 100 टन का जो ये क्रेडिट है, इसको जो है एक कंपनी, इसको अलग एक पूरा मैकेनिज्म है, और इस चीज को वेरीफाई करने के बाद इस कंपनी को दे दिया जाएगा 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का कार्बन क्रेडिट। ठीक है, एक मान लीजिए कार्बन क्रेडिट क्या है? एक तरह से आप कहते हैं सर्टिफिकेट मिल गया कि फला फला कंपनी को सर्टिफाई किया जाता कि दिस कंपनी बी, ये कंपनी बी जो है इसने इस वर्ष जो है 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से कम रिलीज करी, इसलिए इसको 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन क्रेडिट किया जाता। अब इस सर्टिफिकेट का हम करें क्या? कंपनी क्या करेगी? तो कंपनी इसको बेच देती है, सर्टिफिकेट को सेल कर देती, कहां पर? कार्बन मार्केट में। तो हमने 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अपना सर्टिफिकेट है शेयर मार्केट की तरह, उसको सेल कर दिया कार्बन मार्केट में। इंटरनेशनल भी हो सकता है, और जो आपका जो पर्टिकुलर देश है, अगर वहां पर लोकल कार्बन मार्केट है तो वहां पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो हमने सेलिंग के लिए लगा दिया। अब बात करते हैं मिस्टर ए की। ए को इस साल रिलीज करना था 200 टन का इनका टारगेट था, लेकिन इन्होंने 100 टन ज्यादा रिलीज कर दिया, तो ये 300 टन पे चले गए। यानी कि इनके ऊपर 100 टन इन्होंने क्या कर दिया है? जरूरत से ज्यादा रिलीज कर दिया, प्लस में चले गए। 100 टन जरूरत से ज्यादा इन्होंने एमिशन कर दिया। अब इन्होंने एमिशन ज्यादा किया, एमिटर हो गए, ब्लैकलिस्टेड हो जाएंगे, और इनके ऊपर लगेगी पेनाल्टी। पेनाल्टी से बचने के लिए क्या करेंगे? ये जाएंगे कार्बन मार्केट और 100 टन के कार्बन क्रेडिट जो है वो खरीद लेंगे। तो ऑन पेपर, हालांकि आदमी अभी भी एमिट कर रहा है, ये अभी भी पोल्यूशन कर रहा है, लेकिन ऑन पेपर ये आदमी दिखाई पड़ेगा, इनका जो बैलेंस शीट है उस पर दिखाई पड़ेगा कि हाँ, इन्होंने इस वर्ष भी 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। फायदा क्या हो गया कि ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली जो सोलर पावर वगैरह है, इसका प्रमोशन होता है। कंपनीज कोशिश करती कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो सोलर पावर और इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें, ताकि वो कार्बन क्रेडिट पैदा कर सके। और चूंकि ये बेच सकती है कार्बन क्रेडिट को, इससे फायदा क्या हो? इससे इनको रेवेन्यू या फायदा होता है। दूसरी, जो डर्टी कंपनीज है, जैसे कि कई सारी कंपनीज जो डर्टी बिजनेस करती, जो डर्टी बिजनेस का मतलब जो एमिशन ज्यादा करती, जैसे कि स्टील है, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम नहीं कर सकते। इनके लिए शब्द भी है, these sectors are known as hard to abate sector। स्टील है, सीमेंट है, इस तरह के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कितनी भी कोशिश करें कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा ही। तो ये जो है, जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज हैं, वो कार्बन मार्केट से वो क्रेडिट को खरीद लेती हैं और अपना जो एमिशंस की जो जरूरत से ज्यादा इन्होंने कर दिया उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से एक तरह से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। तो ऑन पेपर ये सारा काम हो रहा है, और इससे अल्टीमेटली कोशिश की जाती है कि रिन्यूएबल्स वगैरह जो है वो बेटर होंगे, और सारी कंपनी जो एमिटर भी हैं, वो जब उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना महंगा पड़ेगा और सोलर पावर लगवाना सस्ता पड़ेगा, तो ये लोग भी क्या करेंगे? सोलर वगैरह पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस तरह से धीरे धीरे विश्व में एमिशन कम होगा। ठीक है, तो ये इसके पीछे में पूरी थ्योरी है। तो स्टेटमेंट में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो जहां अल्टीमेटली क्या हो रहा है? एमिशन कम ही हो रहा है, सोलर पावर जैसी चीजें बढ़ रही हैं और लोगों को खर्च ज्यादा करना पड़ता है अपने एमिशन करने के लिए, तो कार्बन मार्केट तो काम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से स्टेट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहां पे कहीं भी स्टेट नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां पे एक कंपनी से कार्बन क्रेडिट जा रहे हैं, बिक रहे हैं कहां? कार्बन मार्केट में, और कार्बन मार्केट से दूसरी कंपनी उन कार्बन क्रेडिट को खरीद ले रही है। यहां पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से स्टेट को किसी भी तरह के रिसोर्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। द सॉइल इन
ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विषुवत-रेखीय वर्षा वन, जहां बारिश ज्यादा होती है, इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, यानी इन एरियाज की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, इसमें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जो है बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है जंगल इतना हरा भरा है तो मिट्टी तो खराब होनी नहीं चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट 2 क्या कर रहा है, द हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा, एंड मॉइस्चर यानी कि नमी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि पत्तियां वगैरह हैं, सूखी पत्ती, इसको कह सकते हैं, सूखी पत्ती हो गई, छाल हो गई, इस तरह की चीजें, डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। तो टेम्परेचर ज्यादा है और दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, नमी ज्यादा है। अगर टेम्परेचर और नमी ज्यादा है तो दो चीजों की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एक बी फॉर बैक्टीरिया की और दूसरा एफ फॉर फंगस की, और ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती हैं, चीजों को जल्दी से सड़ा देती हैं या डिकम्पोज कर देती हैं या अपघटित कर देती हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों स्टेटमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देख लें, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी ठीक से तो आपको याद होगा कि जो आपका जो रेन फॉरेस्ट होता है उसकी जो मिट्टी है होती है उसको हम ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल कहते हैं। अब ऑलिगोट्रॉफिक सॉइल क्या किसे किसे कहते हैं, ऐसी मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्वों की कमी होती है। क्यों कमी होती है, रोज बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सारा का सारा जो पानी मिट्टी पे पड़ता है तो सारे का सारा पोषक पदार्थ जो है, न्यूट्रिएंट जो है सब बहकर दूर चले जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज है, रेन फॉरेस्ट की मिट्टी बहुत ही अनउपजाऊ होती है, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और ये बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ऐसा होता है। तो ये तो कह रहा है उल्टा कह रहा है, ये तो कह रहा है रिच है न्यूट्रिएंट्स में, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर और नमी के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कभी जिंदा था, ऐसे समझते हैं ऑर्गेनिक मैटर, या तो ऐसे समझ लो जिसमें कार्बन होता है, या दूसरी तरह से जो कभी जिंदा था और अब मृत हो गया है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। पेड़ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, पेड़ से गिरने वाली सूखी पत्तियां वगैरह भी हो सकती है, और एनिमल्स जो है इनका जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं। ये सारा का सारा मैटर कैसा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये जल्दी से डिकम्पोज होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया और फंगस जो है ज्यादा नमी और ज्यादा टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हाँ, इस वजह से यहाँ पर जो हमारा जैसे लखनऊ में जो जंगल है, इस जंगल में पत्तियां जल्दी सड़ती नहीं है, 2 से 3 महीने 4 महीने लगते हैं, लेकिन रेन फॉरेस्ट में ये बहुत जल्दी काम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे फंगस की एक्टिविटी और बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ के फॉरेस्ट में चूंकि ड्राई फॉरेस्ट है कंपेरेटिवली, इसलिए फंगस और बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम होती है, इसलिए यहाँ पर कई महीनों तक आप देखेंगे पतझड़ के मौसम के बाद अगर आप जंगलों में जाएंगे तो वहां पर पत्तियां जो है जमीन पर ऐसी ही पड़ी रहती हैं और उनको सड़ने में काफी ज्यादा समय लगता है। तो इसका मतलब है स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, जबकि स्टेटमेंट 1 गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सॉरी द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें मैक्सिमम में 2 अगर स्टेटमेंट दिए तो एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता ही होता है, बड़ा ही रेयरली होता है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएं। तो देखते हैं नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन इंडिया, भारत में, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी आर द की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल का नंबर ही है के बारे में कहा ही जाता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर यह प्रोटोकॉल रखी गई थी। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है नागोया प्रोटोकॉल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने का कार्य करती है, उसकी दिशा में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवी कलेक्शन। देखो यहां से गड़बड़ी होना शुरू हुई, पावर टू लेवी कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो यहां पर आप जो है बता रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जिनको हम लोग बीएमसी भी कहते हैं, ये फीस लगा सकती हैं, किस पर लगा सकती हैं, ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, घंटी बजनी शुरू होगी कि सिंपल सी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, क्या इसके अंदर
टैक्स लगाने, किसी तरह की लेवी लगाने की या फीस लगाने की क्षमता है कि नहीं। तो चलो देख लेते हैं, सीधे चलते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पर, जो और उसके अंदर आती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, एज पर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द फंक्शंस ऑफ बीएमसी आर अंडर। क्या क्या फंक्शन है? प्रिपेयर, मेंटेन एंड वैलिडेट पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीबीआर। यही काम होता है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का। एक पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का निर्माण करना होता है, यही इनका मेन फंक्शन है। फीस वगैरह लगाना इनका फंक्शन नहीं होता है। इन कंसल्टेशन विद द लोकल पीपुल, तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में कौन ये रजिस्टर बनाने में हेल्प करेगा? लोकल पीपुल। वो अपनी नॉलेज बताएंगे, जिस जंगल में रहने वाले आदिवासी वगैरह हैं वो अपनी लोकल मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह के बारे में नॉलेज देंगे, और वहां के बायोडाइवर्सिटी की इस पर्टिकुलर प्लांट की ये जाति ये काम कर सकती है, ये हेल्प कर सकती है, या इसके अंदर ये बेसिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वगैरह है, इसके बारे में लोकल लोग जो हैं वो पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का निर्माण कराते हैं। और ये द बीएमसी इज टू मेंटेन अ रजिस्टर गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। देखो यहां पे काम, यहां पे लिखा पड़ी वाला है, डिटेल्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कौन करवाएगा? लोकल पीपुल बनवाएंगे। एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी जड़ी बूटी वगैरह के बारे में, उसके बारे में भी जानकारी कौन देंगे? लोकल पीपुल। और वो इंफॉर्मेशन कहां स्टोर कर ली जाएगी? पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर या पीबीआर में। ठीक है, ये कोई फीस वीस नहीं लगाता। दूसरा इनका काम है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का, एडवाइस ऑफ एनी मैटर रिफर्ड टू इट बाय द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और अथॉरिटी फॉर ग्रांटिंग अप्रूवल टू मेंटेन डाटा अबाउट द लोकल वेद एंड प्रैक्टिशनर यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो अगर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड या अथॉरिटी किसी भी तरह का डाटा मांगती है, किसके बारे में, कहां, किसके बारे में? लोकल वैद और प्रैक्टिशनर के बारे में। ठीक है, हिमालयन फ्रिटलेरी एक प्लांट है, अभी आपने देखा होगा, पटवा कहते हैं, और अभी कुछ दिनों पहले द हिंदू में इसके बारे में न्यूज आई थी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज में चला गया है। और इस वजह, उसका पीछे रीजन क्या है कि लोकल वैद और प्रैक्टिशनर जो है उस मेडिसिनल प्लांट का जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जो हिमालय के एरिया में रहने वाला जो पाया जाने वाला ये पौधा है वो संकटग्रस्त होता जा रहा है। तो अगर इस तरह के लोकल वैद या प्रैक्टिशनर किसी तरह के बायोलॉजिकल रिसोर्स का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत इंडेंजर्ड हो सकता है या उसके होने की संभावना है, तो उसके बारे में एडवाइस देने के लिए जो ये कमिटीज होती हैं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ये स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और अथॉरिटी को एडवाइस और अप्रूवल में हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो इसका काम किसी भी तरह की फीस वगैरह लेवी नहीं करना होता है। तो हम लोग वापस आते क्वेश्चन पे। पहला सवाल का जो पहला था नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो हाँ ये सही है, और फीस वगैरह लगाने का काम इनका नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो केवल एक, पहला ही स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट हमेशा की तरह गलत है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व, जैसे ही कौन रिफर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व के रूप में नोटिफाई करती है, तो क्या होता है? चार चीजें हो सकती हैं, और उन चारों में से कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। कम्युनिटी रिजर्व, किसी एरिया में फॉरेस्ट है, वहां की लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर उसको हमने क्या कह दिया कि ये एरिया हो गया कम्युनिटी रिजर्व। इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर पहली बात तो हंटिंग नहीं होगी, मतलब किसी भी तरह की हंटिंग वगैरह नहीं होती। दूसरी चीज, यहां पर किसी तरह का एग्रीकल्चर या जिससे झूम कृषि होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। यहां से थोड़े बहुत आप लकड़ी वगैरह जो है, जो लोकल पीपुल्स हैं, ठीक है, वो सूखी लकड़ियां वगैरह निकाल सकते हैं, जो कि इमारती लकड़ी नहीं होनी चाहिए। जलावन वगैरह के लिए थोड़े बहुत रिसोर्सेज ये लोकल पीपुल कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसके किसके बीच में पैक्ट हो जाता है? गवर्नमेंट और जो लोकल पीपुल्स हैं वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ आते हैं। गवर्नमेंट लोकल से कहती तुम यहां पर हंटिंग नहीं करोगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बदले में तुम्हें फायदा क्या है? जड़ी बूटी वगैरह निकालना हो निकाल लो, कुछ सूखी लकड़ियां निकालना है तो वो निकाल लो। और इसमें लोकल पीपुल जो है उनका रोल जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो कमेटी बनती है, कमेटी वगैरह का निर्माण होता है, उसमें गवर्नमेंट का उतना ज्यादा रोल नहीं होता। लोकल जो वहां के लोकल्स लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो आदिवासी वगैरह, उनका रोल ज्यादा होता है।
इसीलिए इस रिजर्व को हम कम्युनिटी रिजर्व है, जिस एरिया की कम्युनिटी है उसी कम्युनिटी के साथ मिलकर उस पर्टिकुलर एरिया के जंगल को हमने कम्युनिटी रिजर्व कर दिया। तो पहला जो स्टेटमेंट, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है स्टेट का, वो यहाँ का गवर्निंग अथॉरिटी बन जाता है। ठीक है। दूसरा, हंटिंग इज नॉट अलाउड, तो हमें पता है, हाँ सही, ये तो बात सही है, हंटिंग तो अलाउ नहीं होगी। दूसरा, पीपुल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो लकड़ी वगैरह कलेक्ट करने की इजाजत होती है, तो ये भी सही है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में होती है झूम कृषि, तो इसको अलाउ नहीं किया जाता है। तो 4 कथन थे, 4 में से एक तो गलत हो गया, 2 सही हो गया। प्रॉब्लम है केवल नंबर 1 में कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। अगर ये पता चल जाए सही है कि गलत, तो इसमें से हम लोग या तो ओनली 2 होगा या ओनली 3 होगा। चलो देख लेते हैं इसका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, WP एक्ट 1972 के सेक्शन नेशनल पार्क में चलेंगे, और इसमें 36D सेक्शन में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे 36C और 36D। 36C कहता है डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, कैसे कम्युनिटी रिजर्व का डिक्लेरेशन और मैनेजमेंट करें, जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। दूसरा है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, इसी के बारे में बात हो रही है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द सच फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट जो है एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा चलाया जाता है। एक्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आगे इसके बारे में क्या कहा जाता है, चलो देख लें। कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी क्या क्या करती है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी CRMC which shall be authority of responsible for conserving, maintaining, managing community reserve। तो एक कमेटी बनेगी, ठीक है। अब उस कमेटी में कौन कौन होगा इसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। और वो क्या काम करेगी, उस कम्युनिटी रिजर्व को कंजर्व करेगी, उसका संरक्षण करेगी, उसको मेंटेन रखेगी, उसको मैनेज करेगी, मैनेजमेंट का काम भी है। ये 3 काम उस कम्युनिटी के अंदर हो गए। कौन लोग उसके मेंबर हो गया, द कमिटी सेट शैल कंसिस्ट ऑफ 5 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय विलेज पंचायत। तो मैंने कहा था ना, यहां लोकल लोगों का काम ज्यादा है, 5 लोग जो हैं लोकल विलेज पंचायत से लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जिस एरिया में ऐसी पंचायत नहीं है तो वहां पर उस एरिया की ग्राम सभा से 5 लोग लिए जाएंगे। और स्टेट जो हमारा, जो जिस राज्य में ये कम्युनिटी रिजर्व है, वहां का केवल एक जो अधिकारी है, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन द कम्युनिटी रिजर्व इज लोकेटेड। तो जैसे कि यूपी में लखनऊ सेक्टर में अगर कोई एरिया कम्युनिटी रिजर्व में है, तो लखनऊ सेक्टर के जो स्टेट फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो फॉरेस्ट आता है, उसको लिया जाएगा। और उसके साथ 5 लोग जो है विलेज पंचायत, उस लोकल एरिया का जो विलेज है जिसके साथ मिलकर उस फॉरेस्ट को हमने कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने जा रहे हैं, उसके 5 लोग मिलेंगे। लेकिन हेड कौन करेगा उसके बारे में बात करते हैं। द कमिटी शैल बी द कंपिटेंट अथॉरिटी टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट द मैनेजमेंट प्लान फॉर द कम्युनिटी रिजर्व एंड टेक स्टेप टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट इन द रिजर्व। ये तो नॉर्मल बात होगी, कमिटी क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन वगैरह काम करेगी, उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। तीसरी चीज, द कमिटी शैल इलेक्ट, ये देखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में साफ लिखा हुआ है, द कमिटी शैल इलेक्ट अ चेयरमैन। अब ये चेयरमैन कौन होगा, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा, ये कौन होगा, शैल इलेक्ट हु शैल ऑल्सो बी द ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑन द कम्युनिटी रिजर्व। तो ध्यान दीजिए, ये वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं है, ये ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन है। ठीक है, और इसमें अंतर क्या होगा, द कमिटी शैल रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर इंक्लूडिंग द कोरम। तो कम्युनिटी अपना खुद काम कर सकती है। अब ये ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन कौन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमें लगता है कि ये स्टेट का जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसके बारे में बात हो रही है, नहीं, ये स्टेट का वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं है, ये जो लोकल सिटीजन है उसी में से एक आदमी को चेयरमैन चुना गया है, और इसी को हमने ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन के रूप में इसको हमने घोषित किया। और इसके गाइडलाइंस जो है वो क्या कहती है, द गाइडलाइंस अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आर क्लियर, ऑनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन्स कैन बी
appointed under the subsection C of the section 4 of the act under section 59 of the aforesaid act, such HWWR shall be deemed to be public servant। तो ये पब्लिक सर्वेंट होते नहीं है। पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये सामान्य नागरिक हैं। एंड दे शैल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी कोड द गाइडलाइन सेज। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो हमारा जो कम्युनिटी रिजर्व है उसका जिसके बारे में हम लोग क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि जो कम्युनिटी रिजर्व है उसका चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं होता है। जो हम लोग बात करते हैं ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि आपका बेसिकली जो लोकल बॉडी से जो 5 लोग लिए गए उसी में से एक को चेयरमैन घोषित कर देते हैं। हंटिंग नहीं अलाउ होती, सही है। पीपुल्स ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सही है। और पीपुल्स ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये भी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओनली 2, केवल 2, और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत। ठीक है, तो ये था आज का सेक्शन, और यहां पर हम लोगों ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।